नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टेंशन में चीन। भारतीय सेना चीनी सीमा के पास करेगी सीनियर कमांडरों की मीटिंग। राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीआरपीएफ ने बनाई बड़ी योजना। सेना की सुविधा के लिए 130 से ज़्यादा बटालियनों का होगा पुनर्गठन। आगे आपको बताएंगे कि IMF के एक ऐलान से उड़ी पाकिस्तान की हवाइयाँ। देश भर में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस पर फिर बरसे PM मोदी। हिंदुओं को बांटने का लगाया आरोप। बोले उसे न विकास से मतलब न विरासत से। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हरियाणा जीतते ही राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। का विदेश में देश का अपमान करने वालों को जनता ने सिखाया सबक। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। टेंशन में चीन। भारतीय सेना चीनी सीमा के पास करेगी सीनियर कमांडरों की मीटिंग। राजनाथ सिंह होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना के बड़े अधिकारी 10 अक्टूबर को सिक्किम में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने वाले हैं। गुरुवार को हो रही शीर्ष अधिकारियों की बैठक पहली बार चीनी सीमा के काफी करीब हो रही है और इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक गुरुवार से गैंगटॉक में शुरू होगी। ये पहली बार है जब सेना की कमांडर्स मीटिंग चीन सीमा के इतने करीब हो रही है। 2020 में गलवान में हुए झड़प के बाद सेना ने अपने कई यूनिट्स को चीन सीमा पर तैनात कर दिया था। इनमें एक स्ट्राइक कॉर्प्स भी शामिल है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस बैठक में अपने वरिष्ठ कमांडरों के साथ सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। भविष्य की योजनाओं पर भी बातचीत होगी और इसके साथ ही अहम फैसले भी हो सकते हैं। बता दें कि चीन के साथ सीमा पर शांति समझौते के संकेत मिले हैं, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीआरपीएफ ने बनाई बड़ी योजना। सेना की सुविधा के लिए 130 से ज़्यादा बटालियनों का होगा पुनर्गठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऑपरेशन दक्षता में सुधार और जवानों को ज़्यादा पारिवारिक समय देने के लिए सीआरपीएफ अपनी 130 से ज़्यादा बटालियनों को फिर से संगठित कर रहा है। इसमें बटालियनों को भौगोलिक रूप से नज़दीकी ग्रुप सेंटरों से जोड़ना शामिल है। नए प्रोटोकॉल 1 दिसंबर से प्रभावी होगा, जिसमें ऑपरेशनल और प्रशासनिक दक्षता दोनों में बढ़ोतरी होगी। ये फैसला 8 साल बाद लिया जा रहा है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी थी। पुनर्गठन के तहत सीआरपीएफ की कुल 248 में से 137 बटालियनों को उन ग्रुप सेंटर से जोड़ा जाएगा जो भौगोलिक रूप से उनकी तैनाती के स्थान के करीब हैं। वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने वाली विशेष सीआरपीएफ बटालियनों और दंगारोधी रैपिड एक्शन फोर्स को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व बल यानी सीआरपीएफ की एक बटालियन में 1000 से अधिक कर्मियों की क्षमता होती है। लगभग 3,25,000 कर्मियों के साथ देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के कई शहरों में ग्रुप सेंटर हैं, जो प्रत्येक बटालियन के लगभग 5 मुख्यालयों के रूप में काम करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। IMF ने एक ऐलान से उड़ा दी पाकिस्तान की हवाइयाँ। देश भर में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा समय में बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ $7 बिलियन की बेल आउट डील बेहद ही जरूरी हो गई है। पड़ोसी मुल्क में खतरनाक महंगाई, घटते फॉरेक्स रिजर्व और दूसरे आर्थिक झटकों ने इसे लोन में डिफॉल्ट की कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि हाल ही में IMF की तरफ से मुहैया कराई जा रही मदद से पाक की परेशानी कम हो सकती है, लेकिन इस डील ने फिलहाल देश में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। दरअसल IMF के बेल आउट पैकेज के तहत रखी गई कई शर्तों में से एक के अंतर्गत देश में टैक्सेस को 40% तक बढ़ाना भी शामिल है। इससे पूरे मुल्क में खलबली मच गई है, क्योंकि इस डील के चलते कुछ लोगों के लिए बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं और फिलहाल कराची में दूध की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई पाकिस्तानी अब अपने इनकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं। इस बीच चावल सहित कई चीज़ें पहले से ही मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होती जा रही है। देश में रोजाना सब्जी और फल खरीदने वाले लोग फिलहाल हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा कर पा रहे हैं। हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के चलते सामाजिक तनावों का फिर से उभरना पाकिस्तान के लिए IMF के साथ सहमत सुधारों को लागू करना एक ज़्यादा मुश्किल काम बना सकता है। 40% जनरल टैक्स से परे पाकिस्तानी अधिकारी एग्रीकल्चर इनकम और रिटेल सेक्टर में टैक्सेस को बढ़ाने की प्लान बना रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पर फिर बरसे PM मोदी। हिंदुओं को बांटने का लगाया आरोप। बोले उसे न विकास से मतलब न विरासत से। जी हाँ दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम, शिरडी एयर
एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन 2 अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ है। मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुस को दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव-गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेजे रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम आए। हरियाणा ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिश ध्वस्त हो गई। इन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीन कर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस लोगों का डर पालती है। कांग्रेस अपने वोट बैंक के खातिर देश का सांप्रदायिकरण कर रही है। मोदी ने कहा कि आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उन्हें फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीकों से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवानों, हमारी बहन बेटियों अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा जीतते ही राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, विदेश में देश का अपमान करने वालों को जनता ने सिखाया सबक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। विदेश में भारत की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि हरियाणा की जनता ने राहुल के इस विभाजनकारी रणनीति को खारिज कर दिया है। शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अपने वोट बैंक के लिए विदेशों में जाकर देश का अपमान करने वालों को किसानों और जवानों की भूमि हरियाणा ने सबक सिखाया है। लगातार तीसरी बार भाजपा को प्रदेश की सेवा करने का अवसर देने के लिए हरियाणा की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी को विभाजनकारी नीतियों वाला बताते हुए गृह मंत्री ने आगे लिखा कि वीरभूमि हरियाणा की जनता को नमन। वीरभूमि की जनता ने जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटने वाली कांग्रेस की नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति को पूरी तरह से नकारते हुए भाजपा के 10 वर्षों के विकास और गरीब कल्याण के ट्रैक रिकॉर्ड को चुना है। हरियाणा में लोकसभा और फिर विधानसभा में मिली जीत के बारे में उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी जी का चुनकर आना हो या हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में बार बार भाजपा सरकार का बनना, ये दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा ने प्रदर्शन वाली राजनीति के नए युग की शुरुआत की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में शानदार जीत के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को भिजवाई 1 किलो जलेबी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जलेबी की खूब चर्चा हुई। इसके बाद जब भाजपा ने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज की तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से उनके सरकारी बंगले पर 1 किलो जलेबी भिजवाई गई। आपको बता दें कि गोहना रैली के दौरान एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी के बारे में उनकी टिप्पणी वायरल हो गई थी। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी के घर जलेबी का एक डिब्बा पहुंचाने का ऑनलाइन ऑर्डर दिया है। एक फूड एग्रीगेटर के ऐप के स्नैपशॉट से पता चलता है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक प्रसिद्ध दुकान से 24 अकबर रोड पर 1 किलो डीप फ्राइड मिठाई का ऑर्डर दिया गया था। हरियाणा भाजपा ने एक्स पर ऑर्डर साझा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के घर जलेबी भेजी गई है। ये सब तब शुरू हुआ जब गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए गोहना में एक भाषण देते हुए एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी की प्रशंसा की और कहा कि इसे पूरे भारत में बेचा जाना चाहिए, यहाँ तक कि निर्यात भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसे किसी फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में बनाया जाए तो इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं। उनके भाषण
भाषण का ये हिस्सा जल्द ही इंटरनेट पर मजाक और मीम्स का रूप धारण कर लिया। कई लोगों ने कहा कि जलेबी ताज़ी खाने के लिए होती है, ना कि किसी फैक्ट्री में बनाकर थोक में बेचने के लिए। हरियाणा में भाजपा की शानदार जीत के बाद जलेबी पर चर्चा सिर्फ हरियाणा भाजपा तक सीमित नहीं रही। गुजरात भाजपा ने भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अपने नेताओं की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वो जलेबी पार्टी में एक दूसरे के साथ लोकप्रिय मिठाई खा रहे थे। शुरुआती चुनावी रुझानों में जब हरियाणा में भाजपा की शानदार वापसी का अनुमान लगाया गया तो भगवा पार्टी ने जश्न मनाने के लिए कम से कम 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मौके का लुत्फ उठाते हुए कहा, ये जो जलेबी का ख्वाब लेके बैठे थे उनको जलेबी भी नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में भाजपा ने रच दिया इतिहास, उत्तराखंड वाला गेम प्लान आया काम। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को उत्साह करने वाला परिणाम दिया है। तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करते दिख रहे थे, लेकिन जनादेश पार्टी के पक्ष में आता दिख रहा है और प्रदेश में वोटों की गिनती की प्रक्रिया आखिरी दौर के बाद भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है हरियाणा में और मुहर इस पर लग चुकी है। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाती दिख रही है और पार्टी 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 50 सीटें जीत चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल परिणाम में तो जीत दर्ज करती दिख रही थी, लेकिन जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन करीब 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन 2 सीटों पर और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा के चुनावी रण में जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन पर जनता की मोहर है और अब हैट्रिक लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान छोड़कर भागे चीनी नागरिक, अधर में लटका सी-पैक। जिनपिंग सरकार ने 400 लोगों को बुलाया वापस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकवाद और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को हमेशा चीन ने सहारा दिया है। पाकिस्तान को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर चीन ने हमेशा अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में चीन के नागरिक मौजूद हैं। पाकिस्तान में फिदायीन हमले आम हैं और हर आए दिन इन हमलों में पाकिस्तान के लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस बार फिदायीन हमले की चपेट में चीनी नागरिक भी आ गए हैं। रविवार रात फिदायीन हमले में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग घायल हो गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना के बाद शी जिनपिंग सरकार ने पाकिस्तान में काम कर रहे 400 चीनी नागरिकों को देश वापस आने का आदेश दिया है। सभी चीनी नागरिक वापस स्वदेश रवाना हो गए। बलूचिस्तान से लगभग 250 चीनी इंजीनियर और गिलगित बाल्टिस्तान से 150 इंजीनियर कराची और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीन चले गए हैं। इन चीनी नागरिकों के वापस देश लौटने के बाद सी-पैक के बलूचिस्तान वाले इलाके सहित पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 8 प्रोजेक्ट पर काम ठप हो गए हैं। इसी बीच जानकारी सामने आ रही है कि गुलाम कश्मीर में चीन ने अपनी सेना तैनात करने का फैसला लिया है। हाल ही में पाकिस्तान की सेना ने चीन नागरिकों और प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए 45 अरब रुपए का बजट तय किया है। गुरुवार को कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने की। शहबाज सरकार के मुताबिक 45 अरब रुपए में से 35.4 अरब रुपए की राशि सेना को और 9.5 अरब रुपए की राशि नौसेना को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नई तकनीकों पर राजनाथ सिंह ने दिया जोर, बोले अब सिर्फ हथियार और गोला बारूद से नहीं चलेगा काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर नए दौर के संघर्षों और युद्धों में पारंपरिक तथा आधुनिक हथियारों, गोला बारूद के साथ सिविलियन आइटम और तकनीक को ही हमले का हथियार बनाए जाने की चुनौती को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सरकारी तथा निजी रक्षा उद्योग से इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक हथियारों और गोला बारूद के अलावा कई दोहरे उपयोग या पूरी तरह से नागरिक तकनीक को हथियार बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए देश के रक्षा मंत्री की प्रगति की इसकी कॉपी करने की बजाय इसे भी आगे बढ़कर विशिष्ट नई तकनीकों की खोज और विकास पर जोर देने की जरूरत बताई, जो सेनाओं की आवश्यकताओं से कहीं आगे भविष्य के खतरे से निपटने के लिए फायदेमंद हो। इस
दिशा में रक्षा क्षेत्र की मजबूती और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में रक्षा उद्योग को सरकार की ओर से पूरे सहयोग का वादा किया। नागरिक वस्तुओं का हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने संबंधी रक्षा मंत्री की टिप्पणी पिछले दिनों इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष के दौरान पेजर के जरिए किए गए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर नजर रख रहा भारत, पेट्रोलियम मंत्री ने जताया ये भरोसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में आए उछाल पर भारत नजर रख रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने यहाँ एक्सान मोबिल ग्लोबल आउटलुक 2024 में कहा कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यदि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। हालांकि मुझे विश्वास है कि हम पहले की तरह ही किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। ईरानी मिसाइल हमले के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ईरान में तेल या परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकता है। जवाब में तेहरान या तो इजराइल पर सीधा हमला करेगा या हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करके तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है। इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी में बदल दी भारत की तस्वीर, 10 सालों में हुआ 175% का इजाफा, केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया है। जोशी ने सोमवार को जर्मनी में हेमबर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। और उन्होंने कहा कि G20 देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम होने के बावजूद भारत एकमात्र G20 देश है जिसने अपने जलवायु लक्ष्यों को तय समय से पहले पूरा कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच भारत के लिए सर्वोपरि है, लेकिन इससे राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिबद्धता में कोई बाधा नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि भारत ने 2014 के बाद से अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी देखी है, जिसमें 75 गीगावाट से 175% की बढ़ोतरी के साथ अब 208 गीगावाट से अधिक हो गई है। कुल RE 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बिलियन यूनिट हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 86% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा मंत्री से फोन पर की बात, आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जताई सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जर्मन संघीय रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने हवाई और समुद्री क्षेत्र में अभ्यास और रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। वहीं रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखला के तौर तरीकों और साधनों पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस ने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करके अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ सार्थक चर्चा हुई और हमने क्षेत्रीय मुद्दों और अपनी साझा प्राथमिकताओं पर बातचीत की। हम भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमत हुए। बोरिस पिस्टोरियस जून महीने में 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे, तब भी भारतीय रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। जर्मन संघीय रक्षा मंत्री ने मुंबई जाकर पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का दौरा किया था। पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी भारत जैसे भागीदारों का समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि हम अपने भागीदारों, इंडोनेशिया जैसे अपने विश्वसनीय भागीदारों, भारत जैसे भागीदारों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के रक्षा कवच में नहीं लगेगी सेंध, पल भर में खाक होगा दुश्मन का विमान, आ गई विशोराइट्स मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों के लड़ाकू विमान ड्रोन अब भारत के अचूक रक्षा कवच में सेंध नहीं लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, दुश्मनों को भागने या बच निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। कहीं से भी लॉन्च करने में सक्षम भारत की पूर्ण स्वदेशी पोर्टेबल रक्षा कवच या विशोराइट्स जो है वो दुश्मनों के विमानों, ड्रोनों और अन्य हवाई खतरों को पल भर में ही मार गिराएगी। भारत ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में विशोराइट्स के 3 सफल परीक्षण किए, जो इस दौरान विशोराइट्स मिसाइल लक्ष्य को भेदने और मार गिराने में सफल रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथी पीढ़ी की विशोराइट्स मिसाइलों के उड़ान परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय सेना को बधाई दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2026 तक नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा देश, 237 का हुआ खात्मा, अमित शाह बोले अंतिम चरण में है लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगले 1.5 साल में यानी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति पर मुहर लगाई गई है। नक्सल प्रभाव
प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों, मुख्य सचिवों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ साथ विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया है। उन्होंने नक्सलवाद को आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए उसे संपूर्ण मानवता का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए हमें नक्सलवाद को समूल नष्ट करना होगा। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिली सफलताओं में राज्यों के सहयोग की सराहना करते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों पर जल्द ही अमल का आश्वासन दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। तरफ भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे एरोनॉटिक्स क्लस्टर, फ्रांसीसी राजदूत बोले केवल रणनीतिक नहीं है दोनों देशों की साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो ने सोमवार को कहा कि दोनों देश एरोस्पेस क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक एरोनॉटिक्स क्लस्टर स्थापित करने के साथ साथ एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए इंडो फ्रेंच परिसर विकसित करने का फैसला किया है। दोनों देश लंबे समय से रणनीतिक साझेदार है, खासकर रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में। फ्रेंच एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए थियरी मैथो ने कहा कि फ्रांस से भारत को होने वाला 55% निर्यात वैमानिकी क्षेत्र में है। 2024 की पहली छमाही में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी का भारत निर्यात 2.7 अरब यूरो रहा।